अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 का लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसके बीच में हम लोग स्प्रिंग 2026 का असाइनमेंट पेपर कवर करेंगे। इससे पहले आज तक जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 की वीडियोस रिकॉर्ड की गई हैं वो ऑटम 2025 के पास पेपर तक रिकॉर्ड की गई हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही असाइनमेंट पेपर अवेलेबल है स्प्रिंग 2026 का, जिसका असाइनमेंट नंबर 1 हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डिस्क्लेमर सुन लीजिए। डिस्क्लेमर ये है कि आप लोगों से गुजारिश है कि पहले हम लोग 8 to 7 8 जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 ही है बट वो दूसरी डिग्री के लिए होती है, उसके अंदर हम लोग सिंपल थ्योरियां और न्यूमेरिकल कम याद करते थे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 9383 के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल ज्यादा और थ्योरियां कम याद करते थे। बट आप लोगों से गुजारिश है कि इस दफा के पेपर के अंदर थ्योरियां और प्लस न्यूमेरिकल दोनों चीजें आपको याद करनी है। क्योंकि जब रात में मैं आपका असाइनमेंट पढ़ रहा था तो असाइनमेंट के अंदर भी ये बात एक किस्म की मेंशन ही थी। हर 5 सवाल में से तकरीबन 3 सवाल आपके थ्योरेटिकल बैठ रहे थे। तो अब आपको ये बात लेकर के चलनी है कि बेशक 9383 हो, 9424 हो, 8277 हो या 8278 हो, कोई भी कोड हो, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 या 2 का आपको थ्योरियां भी कंपलसरी हैं जो साथ में याद करनी है। बाकी 9383, 8278 या फिर 9424, 8277 इन चारों कोडों के बीच में डिफरेंस क्या है वो वीडियो भी रिकॉर्ड है, प्लस क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 की कंप्लीट प्लेलिस्ट जिसके अंदर बुक से लेकर के आज तक का जितना भी मटेरियल है वो सारा कवर हुआ है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिफरेंस बिटवीन वाली वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो प्लेलिस्ट के अंदर इंक्लूड ही होगी। बाकी चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि असाइनमेंट नंबर 1 किस तरीके से सॉल्व होगा। लेट्स गो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर से हम लोग आ चुके हैं अपने असाइनमेंट पेपर के ऊपर और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 है, 9383 है, स्प्रिंग 2026 का हम लोग असाइनमेंट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बीच से हम लोग सिर्फ असाइनमेंट नंबर 1 को ही डिस्कस करेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर बीच में खराब हुई तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा सेट कर दूं। अच्छा, जो हमारे इसके बीच में फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर इन मेजरमेंट विद द एग्जांपल व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस एरर इन ऑर्डर टू रिपोर्ट द रिजल्ट्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है जिसके बीच में हमसे रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर के बारे में पूछ रहा है। देन अगेन इस क्वेश्चन को आप कॉपी करके यूट्यूब पे या फिर किसी भी एआई या फिर गूगल पे पेस्ट करके इसका कंप्लीट जवाब आप निकलवा सकते हो और याद कर सकते हो। लेकिन इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूं तो वो इस तरीके से कर सकता हूं कि रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसको मेजर कैसे किया जाता है और उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों इम्पोर्टेंट है समझने के लिए और इससे रिजल्ट क्या निकलता है। वैसे रैंडम एरर के ऊपर काफी क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकली सॉल्व किए हुए हैं, प्लस सिस्टमैटिक एरर के ऊपर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। ठीक हो गया। वैसे अगर थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूं तो रैंडम एरर उस एरर को हम लोग बोलते हैं, लेट्स से अगर आप इस लैपटॉप को मेजर कर रहे हैं तो जब आपने इसको मेजर किया तो इसका आंसर आया 10 सेंटीमीटर, सेकेंड टाइम मेजर किया तो आंसर आ गया 10.2 सेंटीमीटर, थर्ड टाइम मेजर किया तो आंसर आ गया 9.9 सेंटीमीटर। दैट इज कॉल्ड अ रैंडम एरर। वैसे लीस्ट अमाउंट ऑफ एग्जांपल दे रहा हूं। इसी तरीके से सिस्टमैटिक एरर वो होता है जो सिस्टम का एरर होता है। अब सिस्टमैटिक एरर के बारे में हमने काफी सवाल किए हैं। जैसे अक्सर एक सवाल होता था कि हम फलां चीज तोल रहे हैं जिसका जो एरर है सिस्टमैटिक एरर 2 किलो से आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग बोलते होते थे, तो उसको बोलते हैं 2 किलो या फिर 2 किलो कम या 2 किलो ज्यादा एरर को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। सो दैट इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक एरर। एंड जो मेजरमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर जो होता है वो कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन जो सिस्टमैटिक एरर होता है वो सस्टेन्ड रहता है। लेट्स से आप कोई भी चीज तोड़ रहे हो वो 2 किलो से ही बढ़ रही है, या कोई भी चीज तोड़ रहे हो वो 2 किलो से ही कम हो रही है। दैट इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक एरर। बाकी इसके बारे में आप डिटेल में खुद पढ़िएगा, हेडिंग्स याद कीजिएगा, सवाल ये आना चाहिए। ओके, सो यहां से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जो लिखा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 के ऊपर लिखा हुआ एक्सप्लेन द कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इंक्लूडिंग द रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन।
देन अगेन ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी जो है, इसके बारे में जो रेंज है वो कैसे कैलकुलेट की जा रही है, सवाल रिकॉर्ड है। वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सवाल रिकॉर्ड है। स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, सवाल रिकॉर्ड है। सवाल आपसे ये पूछ रहा है, देन अगेन थ्योरेटिकल सवाल है, तो सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि अगर एक डेटा है, वो डेटा आपके पास है, तो उसके बारे से मुझे ये बताओ कि उसको अरेंज करने के लिए रेंज का क्या है, वेरिएंस का क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है। लाइक रेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है और उसका क्या आंसर बनता है, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका आंसर किस तरीके से आता है, स्टैंडर्ड डिवीजन किस तरीके से सॉल्व की जाती है और उसका क्या जवाब आता है। लाइक आपको स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस और रेंज के बारे में डेफिनेशन और प्लस इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है कैलकुलेशन के बीच में, उसके बारे में डिफाइन करना है। बाकी डिटेल में आप जान लीजिएगा। ओके, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट 1, जहां पर लिखा हुआ है व्हाट आर द एडवांटेजेस of creating various type of a graph such as a bar graph, line graph and a histograms to visualize representation different type of a data and relationship within a data sets. Then again ये क्वेश्चन बहुत पहले रिपीट हुआ था, आई गेस मेरी बुक वाली वीडियो के अंदर भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है, प्लस असाइनमेंट में तो आता ही आता है। पेपर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन गालिबन आया हुआ है, तो ये सवाल आप याद कर लीजिएगा। इस सवाल के अंदर तो फिर भी आपसे 3 ग्राफ का पूछा है, मैंने जो सवाल रिकॉर्ड किया था उसके अंदर मेरे ख्याल से 6 ग्राफ के बारे में पूछा था। तो एक्चुअल में आपसे सवाल ये पूछ रहा है, थ्योरेटिकल सवाल है, सवाल आपसे ये बोल रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ किस काम के लिए आते हैं। जैसे पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, प्रेजेंटेशन के लिए, स्कोर कैलकुलेट के लिए, इसके अलावा परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ के जो ग्राफ होते हैं वो किस किस काम के लिए होते हैं, उनकी क्या स्पेशलिटी होती है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। और इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, उसके अंदर काफी 6-7 ग्राफों के बारे में बताया जा रहा है, वो 6-7 के 6-7 ग्राफ भी मैं बता चुका हूं। इस सवाल को करेक्ट करने का सबसे आसान वर्जन ये है कि थोड़ा बहुत आप ग्राफ के बारे में याद करके जाइएगा, डेफिनेशन वगैरह, प्लस साथ में आप 2-4 ग्राफ की डायग्राम्स भी याद करके चले जाइएगा। तो जो भी उस टाइम पे आपको 3-4 ग्राफ याद हो, वो 3-4 ग्राफ के बारे में भी लिख दिया, प्लस नीचे उसकी डायग्राम भी बना दी, तो जो आंसर होगा वो थोड़ा सा आपका ज्यादा सुटेबल रहेगा और मार्क्स आने के ज्यादा चांसेस भी बन जाएंगे। ओके, सो प्रीवियस वीडियो रिकॉर्ड है, अगर वो नहीं देखनी तो आप नया जवाब भी अपना निकाल सकते हो, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, सो हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी के ऊपर, जहां पर लिखा हुआ है फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट 3, 6, 6, 7, 8, 11, 16, 15। इस सवाल का हमारे को वो पूछ रहा है कि हमारे को मीन के डेविएशन निकाल के दिखाना है, दैट्स इट। अब मीन का डेविएशन निकालने के लिए मीन भी तो निकालना है, जब भी तो डेविएशन निकलेगा, राइट? तो निकाल लेते हैं। वैसे यहां पर उसने ऊपर हमसे पूछा हुआ है स्टैंडर्ड डिवीएशन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो यहां पर से आपको आज पता भी चल जाएगा डिवीएशन का जवाब किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से आंसर आता है। अच्छा, यहां पर अगर मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूं, मैंने मीन नहीं निकाला हुआ, डायरेक्टली काम किया हुआ है। सो यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है, 3, 6, 6, 7, 8, 11, 16, 15, इन सबको प्लस करेंगे और ऑब्जर्वेशन यानी कि जितने वर्ड्स अवेलेबल है हमारे पास उससे डिवाइड कर लेंगे, जितने भी नंबर्स अवेलेबल हैं। तो इसको जब हम लोग टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 72, और 72 डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे, क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे पास नंबर्स हैं। सो 8 से डिवाइड कर देंगे 72 को, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 9 आंसर आ जाएगा। सो दैट इज मीन हमारा मीन 9 हो जाएगा। वो काम मैंने नहीं किया, वो डायरेक्ट काम किया हुआ है। अच्छा, डेविएशन का फार्मूला लग जाएगा इसके बीच में, x माइनस मीन हो जाएगा, तो हमारे पास जो मीन था वो 9 आया हुआ था। या आप उतार लीजिएगा कॉपी पे खुद ही, क्योंकि मैंने डायरेक्ट काम किया हुआ है। सो यहां पर हमारे पास x की वैल्यूज आ गई जो क्वेश्चन में मेंशन है, प्लस माइनस x के साथ माइनस 9 के साथ हमने ये वैल्यूज लिख दी। सवाल ये है कि -6, -3, -3, -2, -1, 2, 7, 6 कहां से आया, तो 3 में से -9 करना है। सो 3 में से -9 करोगे तो आंसर आ जाएगा -6, 6 में से -9 करोगे तो आंसर आ जाएगा -3, 6 में से -9 करोगे तो आंसर आ जाएगा -3। तो इसी तरीके से -9 सब में से करना है x की वैल्यूज में से, तो ये आपके पास आंसर ये आंसर आ जाएगा। सवाल ये है कि आपने यहां पर सारे आंसर प्लस में क्यों लिखे हुए हैं, हालांकि आंसर तो माइनस में आए हुए हैं। तो उसके वजह यह है कि हमारे को एब्सोल्यूट डिवीजन निकालना है। तो एब्सोल्यूट डिवीजन का मतलब ये होता है प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवीजन है, कुछ भी है,
लिखा वो प्लस में ही जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हमारे यहां पर मीन डिवीजन भी निकालना है, तो जब इन सारी वैल्यूज को हम लोग प्लस करेंगे, इन सब वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 30, आंसर आ जाएगा हमारा 30 और 30 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 8 से, राइट। ये हमारा टोटल आंसर इसका आ गया था 30 और हमारे पास टोटल नंबर है 8, तो डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन डिवीजन निकल के आ जाएगा 3.75 का। दैट्स इट, दैट्स ऑल। सो यहां पर आपने मीन डिवीजन निकालना भी सीख लिया है। सवाल बहुत इजी है। मीन निकालने का तरीका फिर से बता देता हूं। सब वैल्यूज को आप लोग यहां पर प्लस करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 72 गालिबन, या 72 आएगा। और इसको सबर में डार्क कर देता हूं। 72 आंसर आ गया आपका, और प्लस इन सबको जब आपने वो किया, नंबर्स गिने, तो आंसर आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8, तो इक्वल करके आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 9। ओके, सो 9 आपका मीन बनेगा, और 9 मीन बनने के बाद यहां पर आप लोग माइनस में 9 लिखोगे, क्योंकि फार्मूला है मीन डिवीजन का x माइनस मीन, तो माइनस मीन हमारा 9 बन जाएगा। सो इस तरीके से आपका जवाब निकलेगा। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 पर हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, और यहां पर लिखा हुआ है यू आर अ टीचर एंड प्लानिंग अ क्लास फील्ड ट्रिप टू द लोकल म्यूजियम। मैं आपको समराइज कर देता हूं पूरा। आप एक टीचर हो और आपने 2 बच्चों की, यानी कि 2 ग्रुप्स को लेकर के जाना है म्यूजियम में। ठीक है, एक म्यूजियम है आपका आर्ट हिस्ट्री का, दूसरा म्यूजियम है आपका नेचुरल हिस्ट्री का। ठीक हो गया? आपके पास टोटल 15 स्टूडेंट हैं। 15 में से जो 9 स्टूडेंट हैं वो जाना चाहते हैं आर्ट हिस्ट्री में। ठीक हो गया? अब आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितने बच्चे कहां जा रहे हैं, और जितने बच्चे जहां ज्यादा जा रहे हैं उधर आपको लेकर के जाना है बच्चों। दोबारा से सवाल सुन लो। आप एक टीचर हो, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 15 टोटल स्टूडेंट हैं, 9 को जाना है आर्ट हिस्ट्री वाले म्यूजियम में, बाकी कितने बचने हैं उनको कहां जाना है। अगर जो बाकी बचते हैं वो ज्यादा हैं तो वहां जाएंगे, और अगर आर्ट हिस्ट्री वाले बच्चे ज्यादा हैं तो वहां जाएंगे, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू डिवीजन है, बस इतनी सी बात है। ओके, वैसे सवाल मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, यहीं से बता दूंगा, समझ आ जाएगी। तो आप सुन लीजिए कैसे सॉल्व होगा। टोटल स्टूडेंट 15 हैं, 9 कहां जाना चाहते हैं आर्ट हिस्ट्री में, तो पीछे कितने रह गए हमारे पास? पीछे हमारे पास 6 रह गए हैं। 6 बच्चे कहां जाना चाहते हैं? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के अंदर जाना चाहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी यहां पर निकल के आ जाएगी सिंपल हमारे पास। हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, 9 डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे, क्योंकि नीचे तो हमारे पास 6 बच्चे रहे हैं ना, तो 6 बच्चों के साथ तो जाना ही नहीं है। जहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी आएगी वहां पर जाएंगे, तो यहां पर 9 डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे हम लोग। और मैं सब रिज्यूम कर दूं स्क्रीन रिकॉर्ड। ये देखो, ये 9 है हमारे पास, सॉरी ये 9 है हमारे पास, इसको डिवाइड कर देंगे इन 15 से। ठीक है, पहले आप 15 में से 9 माइनस कर लेना तो आंसर आ जाएगा 6, तो उन 6 को घटा दो आप सिंपल। तो यहां पर से 9 में से आप 15 को डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 0.06। सो दैट इज मीन 60% स्टूडेंट जाना चाहते हैं आर्ट हिस्ट्री के अंदर। तो टीचर को आर्ट हिस्ट्री वाले म्यूजियम में जाना चाहिए। बस ये आंसर है, क्लोज। यानी कि 2 लाइनों का इसका जवाब है टोटल, लेकिन कहानी आपको लिखनी है, थोड़ी बहुत कहानी लिख देना, बस ये जवाब है इसका। बाकी मैं कोशिश करूंगा ड्यूरिंग एडिटिंग ये सवाल सॉल्व करके यहाँ पर फोटो लगा दूंगा। ठीक है, अभी जब ये पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर फोटो लगा दूंगा किस तरीके से सॉल्व करना है, मैं कॉपी पे लिख के सॉल्व करवा दूंगा। ओके, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 क्या बोल रहा है? अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 1000 आइटम डेली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टेड इन एन आइटम इज 0.02। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ defected items in a day. Reflect on how this information could help the factory management. Write a paragraph on how probability helps in quality control. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 जो है आपका वो ये बोल रहा है आपसे, कंपनी 1000 आइटम 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है और एक डेली के, और 0.02 के इसके बीच में डिफेक्टेड पीस निकल रहे हैं। तो बता दो कि कितने पीस निकलते हैं। 0.02 तो उससे परसेंटेज में बताया ना, 1000 पीस में से 0.02 जो पीसीज हैं वो खराब निकल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं नंबर में बता दो कि कितने आइटम खराब है। तो हम लोग यहां पर जब इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो बन जाएगी 20%। सिंपल,
खलास। और फिर उसके बाद नहीं 20% नहीं बनेगी ना, 2% बनेगी। एक सेकेंड मैं जरा गूगल कर लूं। वेट अ सेकेंड प्लीज। 0.02 इज इक्वल्स टू 2%। सॉरी 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 20 पीस बनेंगे, पीस बताने हैं, सॉरी। सो 0.02 इज इक्वल्स टू 20 पीस बनेंगे। मैं 20% बोल रहा हूँ, सॉरी। सो उससे हमारे को बोल दिया 0.02 पीस खराब हो परसेंट पीस खराब हो रहे हैं। तो हमारे को बताओ कि नंबर के बीच में पीस कितने बनते हैं। तो 0.02 का बनता है 20 डिफेक्टेड पीस। आई एम सॉरी, मैं 0.02 को 20% समझ रहा था, बट मेरे को नंबर बताने थे तो मैं कंफ्यूज हो गया। ओके, सो डे के अंदर 20 आइटम खराब कर रही है। अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है मैनेजमेंट को अपनी ही वर्डिंग के अंदर कि कौन कौन सी चीजों को मैनेजमेंट देखे जिससे क्वालिटी कंट्रोल हो। तो ये क्वेश्चन आप गूगल पे भी दोगे तो आपको वो पैराग्राफ लिख के दे देगा, वो पैराग्राफ याद कर लीजिएगा। या फिर ये ऑन योर ऑन वाला भी सीन है, अपने हिसाब से जो भी आपको पैराग्राफ लगता है कि ये सूटेबल है सिचुएशन के हिसाब से, वो भी आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। ओवर एंड आउट बस यही काम है, और कुछ भी नहीं है सवाल के बीच में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल ही है। ओके, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, जिसके बीच में लिखा हुआ है डिस्क्राइब द 3 मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियम, मोड विद द एग्जांपल एक्सप्लेन सिचुएशन वेयर ईच मेजर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओके, सो यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमारे को डिस्क्राइब करना है सेंट्रल टेंडेंसी जिसके बीच में मीन, मीडियम, मोड है, इसकी क्या जरूरत है, ये क्यों पेश आता है और ये किस सिचुएशन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज किया जाता है। वैसे प्री कैलकुलस के अंदर भी ये सवाल आता है। टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, उसके बीच में भी ये सवाल आता है, आया हुआ भी है पेपर्स के बीच में, और प्लस क्वांटिटेटिव रीजनिंग में भी आ गया है। थ्योरेटिकल सवाल है, इसके बीच में आपसे पूछ रहा है कि भाई मीन कब यूज होता है। तो मीन एवरेज निकालने के लिए होता है। मीडियन कब यूज होता है, जब सेंटर का डेटा निकालना हो। मोड कब यूज होता है, जब सबसे बड़ा डेटा निकालना हो। सबसे बड़े नंबर को हम लोग मोड बोलते हैं। सो देन अगेन ये क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है। यूट्यूब से आप पहले सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में रीड आउट कर लें, पढ़ लें, कोई लेक्चर देख लें, ताकि आपको उसका जवाब लिखने में ज्यादा आसानी हो, और इसी के बीच में से आपको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी। यहां पर अब मैं 4 पैराग्राफ या 4 पेजेस का जवाब लिख के उसको लाइन बाय लाइन पढ़ा नहीं सकता, वरना वीडियो खामखा की लंबी होगी। ओके, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, जिसके बीच में लिखा हुआ है इफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज सीपीआई, यानी कि प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका निकल रहा है 100 का किसी ईयर का, क्योंकि लिखा हुआ है बेस्ड ईयर, तो किसी ईयर का, एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई फॉर द करंट ईयर इज 125। तो इस साल का जो करंट सीपीआई रेट है वो है 125। कैलकुलेट द इन्फ्लेशन रेट, एक्सप्लेन हाउ सीपीआई अफेक्ट डेली लाइफ। सवाल ये बोल रहा है कि लेट से पिछले साल सीपीआई रेट था 100 का, इस साल रेट है प्राइस इंडेक्स का 150 का। तो मुझे ये बताओ कि इन्फ्लेशन कितनी हुई है और इंसान की डेली लाइफ में क्या इफेक्ट हुआ है। तो 100 में से 125 माइनस करो, पीछे रह गया 25, तो 25% की इन्फ्लेशन हुई है। ये तो आप 2 लाइनों में इसको बता दोगे, प्लस इसके बीच में आप इसको एक्सप्लेन भी कर दोगे जितना आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो। अगेन गूगल या फिर यूट्यूब से कोई लेक्चर देख लीजिए, या फिर चैट जीपीटी या किसी भी एआई से आप इसका कंप्लीट जवाब निकाल लीजिए, जो आपको कंप्लीट जवाब इसके बीच में मिल जाएगा। ओके, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 1 है उसके बीच में हमसे पूछे जा रहे हैं कि कॉइन फ्लिप करना है और वो 2 टाइम 3 टाइम फ्लिप हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, एटलीस्ट 2 टाइम हेड्स आए, और कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स व्हेन फ्लिपिंग अ फेयर कॉइन 3 टाइम्स एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। कंप्लीट सवाल, ऐसा सवाल पास पेपर, असाइनमेंट, बुक सब में आया हुआ है, 1 से 2 दफा करवा भी चुका हूं। ओल्ड वीडियोस के बीच में सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। और तीसरा भी आपका सवाल है इसके बीच में कि what are the quartiles and how they use to measure variation in a database, provide an example। किस तरीके से काम करता है, और आपको 3 एग्जाम्पल इसके बीच में देनी है। देन अगेन ये आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को थ्योरी से सॉल्व करेंगे तो आपका ज्यादा अच्छा जवाब बनेगा, नॉट जस्ट दैट कि इसको आप न्यूमेरिकली समझें। ओके, पर एज अ एग्जाम्पल आप इसको समझ के जाएंगे अपने एग्जामिनेशन सेंटर में, क्योंकि वहां पर आप एग्जाम्पल जब देंगे तो विच इज मोर गुड। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 1 खत्म हो गया है।
असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने 5 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी इसके बीच में और आई डोंट थिंक सो कि कोई बात रहती है। और असाइनमेंट नंबर 2 हम लोग यस असाइनमेंट नंबर 2 हमारा रहता है, और असाइनमेंट नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर एक पार्ट में सारी चीजें रखें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो एक ही पार्ट के अंदर 2 पार्टों के अंदर हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी 1-2 दिन तक सेकंड पार्ट की वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आई होप सो कि इस वीडियो की आपको समझ आई होगी। बाकी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थ्योरियां लाजमी याद करके जाना, न्यूमेरिकल लाजमी याद करके जाना, और पेपर अच्छे से आप लोग देना। बाकी अगर इसके बीच में मैंने कोई मिस्टेक की है या कोई पॉइंट मिस कर दिया तो उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन अगर कोई चीज मैंने सही से आपको नहीं बताई या मैंने मिस कर दिया तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको फुलफिल कर दूंगा। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।